बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास है रोल ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ। प्लांट की लाइफ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में चाहिए हों, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होंगे जो कि कम मिकदार के अंदर रिक्वायर होते हैं प्लांट्स को। अब इनका रोल क्या होता है और इसमें कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सबको वन बाय वन हम देखेंगे कि इनका प्लांट लाइफ के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनका क्या रोल है प्लांट की लाइफ के अंदर। ये हमारे पास आ गई प्लांट लाइफ के अंदर इनका रोल। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कार्बन। अब डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बन्स हैं ये जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनका ये अहम हिस्सा होते हैं। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से। मतलब उनका कार्बन अहम कंपोनेंट है। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी जो है जितने भी हमारे ऑलमोस्ट आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारों के अंदर ही ये बड़ा अहम, तो ये भी ऑल बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है। ऑक्सीजन जो है डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या है, तमाम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद होती है, और इसके साथ साथ ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। और ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक इसका बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपको पता है कि अब पीछे हम पढ़ के भी आए हैं, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस बहुत सारे कंपोनेंट्स को बना रहा होता है, जैसे कि ये अहम कंपोनेंट है एटीपी का। फिर इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं जिसे हम डीएनए या आरएनए कह सकते हैं, और इसी तरह से ये बहुत सारे ये जो इंजाइम्स हैं उनके अंदर भी इसका अहम ये कंपोनेंट है फॉस्फोरस। फिर ये एक्टिवेट करेगा सीड जर्मिनेशन को। डियर स्टूडेंट, सीड जर्मिनेशन क्या होता है? बीज से पौधे का निकलना, इसको हम क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन को करवाने में या एक्टिवेट करने में फॉस्फोरस का अहम रोल होता है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ को ये एक्टिव करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करने में भी इसका बड़ा अहम रोल होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम। अब पोटाशियम जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है, या आप कह सकते हैं कि ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट या कंट्रोल कौन करेगा? पोटाशियम करेगा। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स का के अंदर ये मौजूद होता है। अब ये कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद होता है? ये प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। फिर इसी तरह से क्लोरोफिल का ये बड़ा अहम हिस्सा है, और डिफरेंट जो इंजाइम्स हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन के अंदर ये मौजूद होता है, फिर ये विटामिन्स के अंदर मौजूद होगा, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे इंजाइम्स के अंदर भी मौजूद होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है ये बहुत सारे इंजाइम्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ये बहुत सारे इंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, उसे आप कह लें कि स्टार्ट करवाता है कि वो अपना प्रोसेस अपना काम करना शुरू करें। फिर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी प्लांट्स की सेल वाल का। तो सेल वाल को भी ये बनाने के अंदर कैल्शियम का रोल होता है। इसके अलावा ये वाटर की जो मूवमेंट है इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और ये स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जिसको हम कहते हैं ओस्मोसिस करवाना, या वाटर की
जो मूवमेंट्स है ना वाटर, हम कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये जो हाई से लो की तरफ मूव होना है उसके लिए इन्फ्लुएंस या उसको मुतहर्रिक या एक्टिवेट कौन करेगा? मैग्नीशियम ही, सॉरी ये कैल्शियम ही हमारे पास करेगा। फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये अहम कंपोनेंट है हमारी एक तो क्लोरोफिल का। अगर आप लोगों को अभी वैसे आपके लेवल से थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी कि ये जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। बस इतना आप याद रखें कि अहम कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे इंजाइम्स को भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो ये हमारे पास जो सारे रोल्स थे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के आगे प्लांट की लाइफ के अंदर के इनके क्या रोल है इनको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। तो इनको देखते हैं कि इनका क्या रोल है प्लांट की लाइफ के अंदर। तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आयरन। अब जो आयरन है एक तो आयरन जो है इसका फोटोसिंथेसिस के अंदर अहम रोल होता है, और दूसरे फोटोसिंथेसिस के अंदर, और दूसरा ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने में भी इसका क्या होगा? रोल होगा। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ कि एक्टिवेट करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोलिब्डेनियम। अब लिब्डेनियम भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा? जो कि नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया के अंदर। तो वो एंजाइम्स जो कि नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उनको एक्टिवेट कौन करेगा? मोलिब्डेनियम करेगा। फिर हमारे पास बोरॉन है। ये शुगर की ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, जैसे कि मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो शुगर या ग्लूकोज जो बनता है वो कहाँ पर बनते हैं? लीव्स के अंदर मोस्टली। तो वहां से फिर नीचे वाले हिस्सों तक पहुंचने के अंदर आप कह लें कि एक तरह से एनर्जी भी रिक्वायर होती है, और दूसरे नंबर पे उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? बोरॉन उसके अंदर अपना रोल अदा करता है। फिर जब सेल डिवाइड होना होता है तो उसके अंदर भी इसका अहम रोल है, सेल डिवीजन में, और फिर इंजाइम्स को एक्टिवेट करने के अंदर भी, या ये बहुत सारे इंजाइम्स का क्या होता है? कंपोनेंट है। बोरॉन जो है ये बहुत सारे इंजाइम का क्या है? कंपोनेंट है। तो उसके लिए भी ये क्या हो गया? जरूरी हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा कॉपर। अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का भी सेम ये लास्ट वाला रोल इन दोनों का क्या है? हमारे पास सेम आ जाएगा। कॉपर भी जो है ये एंजाइम का कुछ बहुत सारे एंजाइम्स का अहम कंपोनेंट्स है। फिर मैग्नीज आ जाएगी। मैग्नीज जो है ये जो एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, या इसी तरह से वो एंजाइम जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने में किसका रोल होता है? मैग्नीज का। तो उन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करेगा, या उनके लिए ये जरूरी है उनको एक्टिवेट करने के लिए। फिर जिंक जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर मौजूद होती है, रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो ये बहुत सारे जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट या उनके लिए जरूरी है अपने काम को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्लोरीन है, ये ओस्मोसिस करवाती है किस चीज की? वाटर की। तो इसको ये कंट्रोल कर रही थी। पानी की जो मूवमेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स का मूव करना, उसको कौन उसके अंदर उसको मुतहर्रिक या एक्टिवेट करने में किसका रोल होता है? क्लोरीन का। फिर निकल जो है ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बड़ा अहम रोल होगा। तो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करवाने में भी निकल अपना रोल अदा करता है, जब नाइट्रोजन की हमने ब्रेक डाउन करनी होती है। आप इस तरह से चलें क्या लें। रेडियो स्टूडेंट्स आसान वैसे मैंने करके इसको आपको समझाया, थोड़ा सा वही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।